तो अष्टांग संग्रह के अनुसार गतियां 3 है लेकिन संस्थान कितने हैं? 8 है। तो क्वेश्चन रख के पूछ सकता है कि मूढ़गर के संस्थान कितने हैं, है ना? तो वो हो जाएंगे आपके 8। तो क्या हो जाएगा, ये वाला जो पार्ट है शिरः और एक भुजा, ये वाला जो पार्ट नीचे की तरफ आएगा योनि मार्ग से, तो उसको बोला जाएगा बीजक। ठीक है, क्वेश्चंस इतने जो है डिफिकल्ट नहीं पूछे जाएंगे कि चक्षु प्रसादन बता दो, बस आपको ये पता होना चाहिए कि ये वाली चीजें हैं जो आइस से रिलेटेड आई हैं। कौन कौन सी? पाद प्रक्षालन, छात्र धारण, शिरः स्नान, पादभ्यंग। ठीक है, बस इतना पता होना चाहिए कि ये वाली एक्टिविटीज वो हैं जो हमारी आइस पर इफेक्ट कर रही हैं, राइट। Hello everyone, myself Dr. Barkha Singh. Welcome back to our aspirants. So till now we have done till page 38 of गोविंद पारिक, right? I hope so 38 पेज तक जितने भी हमने टॉपिक्स कवर किए सबने साथ साथ रिवाइज कर लिया होगा, लर्न कर लिया होगा। तो आज हम देखेंगे पेज 39। तो यहाँ पे 2-3 चीजें जरूरी हैं, जैसे कि मूढ़ गर्भ, तो यहाँ से क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी है। बाल ग्रह, हर साल क्वेश्चन आता ही आता है। बाल ग्रह से मान के चलिए क्वेश्चन इस साल भी आएगा, तो इसको बिल्कुल नहीं छोड़ना है। बाकी कुछ 1-2 पॉइंट्स हैं वो भी देख लेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सर्ववाह संज्ञा, तो सिरा जो है उसको संज्ञा क्या दे रखी है, उसका नाम क्या दे रखा है? सर्ववाह। ठीक है, हर जगह वहन करने वाली। दूसरी क्या है? धमनी, तो धमनी के लिए क्या बोला गया है? जीवन साक्षिणी। ठीक है ना, तो इसको जीवन का साक्षी बता रखा है। ठीक है, तो इसमें भी अगर मैं बात करूं जीवन साक्षिणी कौन सी धमनी को बोला गया है, तो जो अंगुष्ठ मूल है, क्योंकि जहां पर नाड़ी परीक्षा के बारे में बता रखा है तो वहां पर भी बोल रखा है ना कि अंगुष्ठ मूल से एक अंगुल छोड़कर आपको जो है इंडेक्स फिंगर को सबसे पहले रखना है, फिर आपको नाड़ी परीक्षा करनी है, राइट। तो जीवन साक्षिणी जो धमनी है उसमें जो अंगुष्ठ मूला वाली है स्पेसिफिकली उसके लिए बोला गया है। ठीक है, नॉट सो इम्पॉर्टेंट बट एक बार रीड कर लेना है। कई बार होता है कि कुछ एग्जाम में 4 से 5 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड होते हैं, टॉपिक से अलग हटके होते हैं। ठीक है, सो दीज आर वन ऑफ दोज टाइप। नेक्स्ट देखिए, मूत्र मार्गगत शल्य निर्धारण अर्थ यंत्र। ठीक है, तो मूत्र मार्ग के लिए जो शल्य ऑब्स्ट्रक्ट हो रखा है वहां पे, तो आप कैसे उसको रिमूव करोगे? आचार्य सुश्रुत ने बड़े यंत्र का प्रयोग बताया है, जबकि वाग्भट ने सर्पफंड बताया है। ठीक है, आगे चलते हैं। मूढ़ गर्भ, वेरी इंपॉर्टेंट, ये टॉपिक जरूरी है। मूढ़ गर्भ के बारे में पहले भी हम देख चुके हैं, जब सुश्रुत निदान में हम डिस्कशन कर रहे थे तो वहां पर हमने मूढ़ गर्भ देखा था। अच्छा, वन मोर थिंग आई वांट टू मेंशन हियर, लास्ट वीडियो में मैंने कहा था आप लोगों से, जब हम गोविंद पारिक की सीरीज का लास्ट लेक्चर लेकर आए थे, कि एटलीस्ट उसमें मुझे 50 लाइक्स चाहिए, सो दैट मैं मोटिवेट रहूं और बेटर आपके सामने वीडियोस लेकर आऊं, लेक्चर्स लेकर आऊं। बट अभी तक भी उस पर 50 लाइक्स किसी ने भी नहीं किए हैं, जो मैंने मिनिमम टारगेट सेट किया था। इससे मुझे कुछ नहीं है बट एक मोटिवेशन मिलता है। सभी चीज़ों को मैनेज करने के लिए पूरी टीम हमारी मेहनत करती है, बहुत हार्डवर्क करती है। सो इसीलिए जस्ट थोड़ा सा मोटिवेशन के लिए मैंने रिक्वेस्ट किया था, बट वो भी नहीं हुआ लास्ट लेक्चर में। सो आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट कि अगर किसी को वीडियो पसंद आती है तो आप अप्रिशिएट कर सकते हैं, मुझे नहीं लगता उसमें किसी का हार्म है। और अगर वीडियो पसंद नहीं आ रही है इन एनी सिनेरियो, तो ऐसा भी कर सकते हैं हम कि जो हम अपनी ऐप लॉन्च करने वाले हैं कुछ टाइम में, तो मैं उस पर ही वीडियोस जो है पोस्ट कर दिया करूंगी, फिर मैं यूट्यूब पर जो है गोविंद पारिक का सीरीज क्लोज कर देती हूँ। तो देखिए, अगर क्वेश्चन पूछा जाए गति कितनी है ना, तो गति के लिए आंसर लगाएंगे 8। ठीक है, अगर पूछा जाए भेद कौन कौन से हैं, तो भेद हैं 4। कौन कौन से? कील, प्रतिखुर, बीजक और परिक। ठीक है, आचार्य हारित की अगर मैं बात करूं तो आचार्य हारित ने जो मूढ़ गर्भ के जो भेद बताए हैं वो 7 बताए हैं। ठीक है, तो वो भी आपको पता होना चाहिए। और वो कैसे बताए हैं? दोष अनुसार बताया उन्होंने। ठीक है, तो दोषों के अनुसार 7 भेद बताए हैं मूढ़ गर्भ की, किसने? आचार्य हारित ने बताए हैं। अष्टांग संग्रह में जाएंगे अगर आप, तो उन्होंने जो गतियां बताई हैं बच्चों वो 3 बताई हैं। ठीक है, 30 याद रख लेना, 3। और जो संस्थान बताए हैं अष्टांग संग्रह ने, वो कितने बताए हैं? 8 बताए हैं। ठीक है, तो अष्टांग संग्रह के अनुसार गतियां 3 है लेकिन संस्थान कितने हैं? 8 है। तो क्वेश्चन रख के पूछ सकता है कि मूढ़ गर्भ के संस्थान कितने हैं, है ना, तो वो हो जाएंगे आपके 8। अब मैं आपको थोड़ा सा रिवाइज करा देती हूँ कि अगर हम बात करें किसकी कील की, है ना, तो देखो कील में क्या मिलेगा कि क्षीर। तो देखो कील में क्या है कि उसका शिर प्रदेश, ठीक है, हस्त और पाद, ये चारों चीजें जो होंगी वो कैसी होंगी बच्चों? ऊपर होंगी। ठीक है ना, सभी ऊपर की ओर होंगी। योनिमुखम निरुद्धि कील एवं, तो क्या बोलते हैं? ऊर्ध्व बाहु शिर पादौ, कि जो बाहु, शिर और पाद ये कैसे होंगे? ऊर्ध्व, ऊपर की तरफ होंगे सारी सभी चीजें। तो नीचे की ओर क्या होगा? ये वाला पार्ट होगा, ये नीचे की ओर होगा। ठीक है, योनि मार्ग की तरफ होगा, तो इसी को बोला गया है कील। ठीक है, और माधव ने क्या बोला है? समकीलक बोला है इसी को। ओके, नेक्स्ट देखो प्रतिखुर, नाम से क्या पता लग रहा है? प्रतिखुर, खुर मतलब क्या होता है? जो एनिमल्स के जो नेल्स होते हैं, है ना, उसको बोला जाता है खुर, राइट। इसी से नाम से पता लग रहा है प्रतिखुर, यानी कि जब बेबी नीचे योनि मार्ग को आ रहा है तो उसके खुर दिख रहे होंगे, यानी कि
हस्त और पाद, ये वाला हिस्सा दिख रहा होगा। तो पोजीशन कुछ इस तरीके से हो जाएगी। इसमें क्या है देखो, ये जो खुर है ये नीचे की ओर होंगे, ठीक है, बाकी सारी जो चीजें हैं वो ऊपर की ओर होगी। तो श्लोक क्या है, निसृतः हस्तपाद क्षिरः काय संगी, ठीक है। निसृतः यानी कि नीचे की ओर आएगा क्या हस्तपाद, लेकिन क्या है काय संगी, ये जो काय है, ये जो काया है ये जो है वो संग हो रखी होगी, लेकिन निसृतः नीचे क्या आएगा, हस्तपाद शिरः, ठीक है। बस इतना ही याद रखना है। अब नीचे जो है इसके नील्स दिख रहे होंगे, इसलिए नाम क्या बोल दिया, प्रतिखुर बोल दिया। ओके, आगे चलते हैं थर्ड की तरफ। क्या है वो, बीजक। बीजक में क्या होगा, निर्गच्छेद, कैसे, एक शिरो भुजहा, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, बेबी क्या करेगा, जो उसका हेड है वहां से वो नीचे की तरफ जाएगा, और साथ में क्या होगा, उसका हेड और एक हस्त, ठीक है। तो क्या हो रहा है, निर्गच्छेद एक शिरो, ठीक है, और भुजा, एक भुजा होगी, बाकी जितना भी पार्ट है वो ऊपर की ओर होगा, ठीक है। तो इस तरीके से हो जाएगा। ड्राइंग पे हंसना नहीं है, थोड़ी सी फनी लग रही होगी, लेकिन क्या है आपको याद कराने का बस ये है। तो क्या हो जाएगा, ये वाला जो पार्ट है शिरः और एक भुजा, ये वाला जो पार्ट नीचे की तरफ आएगा योनि मार्ग से, तो उसको बोला जाएगा बीजक, ठीक है। तो देखो जैसे इस फोटो में आप क्लियरली देख सकते हो कि ये नीचे वाला जो पार्ट है उसको हेड रीजन मान लो, है ना, और जो ऊपर जो लीफ जैसा आ रहा है वो क्या हो जाएगा, एक जो है भुजा हो जाएगी, है ना। तो क्या हो जाएगा, एक भुजा और शिर, इन दोनों भाग से जो है बीज बाहर आ रहा है ना। तो इसलिए इसको बीजक से भी आप समझ सकते हो कि क्यों नाम रखा होगा बीज। आगे चलते हैं परिग की तरफ। तो देखो परिग लास्ट वन है, उसमें क्या है, परिग एवं योनि मुखम आवृत्य, इसमें क्या हो जाएगा, योनि मुख को आवृत करे हुए है ना। तो बेबी की पोजीशन कैसे होगी, ये जो नीचे वाला पार्ट है ना, तो योनि मार्ग को पूरी तरीके से आवृत्त कर लेगा, है ना, और ट्रांसवर्स पोजीशन है इसलिए क्या बोलेगा, परिग, पूरा का पूरा कवर कर लेगा ना, आवृत्त कर देगा, तो ये हो जाएगा परिग। ओके, अच्छा वन मोर थिंग, मूड करके अगर गतियां पूछ रहे हैं, वो ऑप्शन में रखा हुआ है, गतियों में अगर ऑप्शन 1 असंख्य दिया हुआ है तो आप असंख्य पे ही टिक लगाएंगे, ठीक है। आगे चलते हैं बाल ग्रह की तरफ। तो बाल ग्रह की संख्या के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो ये आप सभी जानते हैं, आचार्य चरक ने जो है बाल ग्रह का वर्णन नहीं किया है ना। आचार्य सुश्रुत ने जो है 9 बताए हैं, हारित ने 8 बताए हैं, काश्यप ने 10 माने हैं, और वाग्भट ने जो है वो 12 बताए हैं, ठीक है। कौन कौन सी एक्स्ट्रा बताई है वाग्भट ने, एक बार वो देख लेते हैं। स्वग्रह, पितृग्रह, और थर्ड आती है क्या, शुष्क रेवती। तो श्राप करके याद रख लो कि श से हो जाएगा शवग्रह और शुष्क रेवती, और पा से हो जाएगा पितृग्रह, ठीक है। तो ऐसे करके ये वाग्भट के 3 एक्स्ट्रा हैं, पता होने चाहिए। ओके, मेन कौन है हमारे आचार्य, काश्यप है, क्योंकि आपको पता ही है कौमार भृत्य वाला पार्ट जो है काश्यप संहिता से पढ़ना होता है, ठीक है। तो काश्यप का रेफरेंस जरूर पता होना चाहिए कि इन्होंने 10 बताए हैं, ठीक है। बाल ग्रह को हम सेपरेटली देख लेंगे क्योंकि बहुत जरूरी टॉपिक है। कौमार भृत्य से मान के चलिए कि बाल ग्रह से क्वेश्चन आएगा ही आएगा, जैसे मैंने बताया पहले भी। आगे देखो यहाँ पर त्रिरात्रम परम तस्यम जंतर भवती जीवती। तो त्रिरात्रि जो है, 3 रात्रि जो है वो इसकी मारक अवधि बता रखी है। किसमें, आचार्य चरक ने इन रिस्पेक्ट ऑफ रोहिणी बताया है ना। आचार्य काश्यप ने कहाँ बताया है, सन्निपातिक ज्वर के लिए कूटपाकल। कूटपाकल मतलब क्या है, सन्निपातिक ज्वर के लिए बोला गया है कूटपाकल। जबकि माधव ने किसके लिए बताया है, शंखक के लिए बताया है। तो तीनों ही रेफरेंसेस पता होने चाहिए, लेकिन क्वेश्चन जो है अभी तक वो रोहिणी पर आ चुका है और शंखक पे आ चुका है, ठीक है। इन दोनों की ही जो मारक अवधि है वो कितनी है, त्रिरात्रि। ओके, नेक्स्ट देखो नेत्र मंडल। तो नेत्र मंडल जो है वाग्भट ने 4, आचार्य सुश्रुत ने 5। पक्ष्म मंडल जो है वो नहीं माना है ना, पक्ष्म को मंडल नहीं बताया गया। नेक्स्ट देखो यहाँ पर उदर रोग से रिलेटेड कुछ जरूरी पॉइंट लिखे हुए हैं। पहले क्या है, नाभि और हृदय के मध्य गोपुच्छवत अगर उभार है ना, देन किसका लक्षण बताया गया, वो बद्ध गुदोदर का बता रखा है ना। तो एक्चुअली ये दोनों ही चीजें हैं, या तो नाभि और हृदय के मध्य में ऐसी वाली जो है एक उभार गिवन है, या फिर नाभि के ऊपर। तो दोनों ही अगर ऑप्शंस रखे जाएं दोनों ही ठीक है, ठीक है। इधर नाभि और हृदय के मध्य में एलिवेशन है, या फिर केवल नाभि के ऊपर आपको रुद्धि दिखाई दे रही है, तो दोनों ही जो है बद्ध गुदोदर के हैं, ठीक है। और आचार्य चरक ने इसको 15 दिन बाद असाध्य बताया है, वो भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। और बद्ध गुदोदर में जो वमन बता रखा है वो कैसा बताया है, पुरीश के समान गंध आएगी, विट्ट समान जो है गंधिक वमन बताया हुआ है बद्ध गुदोदर में, राइट। नेक्स्ट देखो छिद्रोदर। तो छिद्रोदर में जो एलिवेशन है वो कहाँ है, नाभि के नीचे मिलेगा, ठीक है। तो नाभि के नीचे मिलेगा गोपुच्छाकार जो एलिवेशन है, ठीक है। छिद्रोदर को ही शतोदर भी कहते हैं, और इसी को तो परिस्रावी उदर भी कहा गया है, ठीक है। आचार्य सुश्रुत ने छिद्रोदर में गुदास्राव बताया है, ठीक है। जबकि आचार्य चरक ने जो है गुदास्राव किसमें बताया है, जलोदर में बताया है। तो ये दोनों ही पॉइंट्स आपको पता होने चाहिए। आगे देखो मूषकवत आकृति जो है गलगंड का लक्षण है, जबकि अलाबुवत आकृति जो है मेदज गलगंड का लक्षण है ना, अलाबु के समान। तो मुष्कवत गलगंड में और अलाबुवत मेदज में, मेदज गलगंड में। एक और चीज याद रख लो कि अगर मेदज वृद्धि का लक्षण पूछे
मेदज वृद्धि का, तो उसमें क्या बता रखा है, ताल फल सदृश आकृति होगी मेदज वृद्धि में, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर जो है आधमान और प्रत्याधमान की चिकित्सा दे रखी है। आधमान अगर हो रहा है, किसी को फ्लैचुलेंस है, बोलते हैं ना पेशेंट्स की एब्डोमिनल डिस्टेंशन है, भारी भारी लगता है, जैसे बेली जो है वो फूल गई हो, ऐसा पेशेंट बताते हैं, है ना, इसी लैंग्वेज में बताएंगे। तो ऐसे में क्या करना है, फलवर्ती की चिकित्सा बता रखी। लेकिन अगर प्रत्याधमान की कंडीशन है ना, आधमान के जस्ट अपोजिट, तो ऐसे में जो है वमन कराएंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखो नूतन और पुराण गुग्गुलू के बारे में बता रखा है कि जो नूतन वाला होता है वो वीर्यवर्धक है। तो कोई भी चीज ले लो, नूतन धान्य ले लो, है ना, तो जो नूतन वाली चीजें होती हैं वो गुरु होती है ज्यादातर, ठीक है। लेकिन जो पुराण वाला होता है वो लघु हो जाता है ना। अगर घृत की बात करेंगे तो उसमें भी सेम चीज यही होती है कि नूतन घृत जो है वो गुरु होता है, जबकि पुराण घृत जो है वो लघु हो जाता है, ठीक है। तो इसीलिए सेम यहाँ पर भी हम वही चीज को रिलेट करके याद रखेंगे, क्या नूतन गुग्गुलू जो है वीर्यवर्धक होता है, मांस धातु को बढ़ाएगा, और पुराण गुग्गुलू जो है वीर्य का क्षपण करने वाला होता है, ठीक है। तो ये लघु हो गया ना, तो ये वीर्य का क्षपण करेगा। आगे देखो अभ्यंग, तो दिनचर्या में बात करते हैं अभी क्या, अभ्यंग के बारे में। तो अभ्यंग जो है वो कफवात शामक बताया हुआ है ना, क्योंकि अभ्यंग जो है आप यूजुअली वो स्नेह से ही करते हैं, है ना। इसमें भी अगर मैं बात करूं तो तेल जो है, अगर द्रव्य नहीं गिवन है तो हम तेल को लेते हैं, तेल, ठीक है। तो वो क्या है, कफवात शामक। उद्वर्तन जो है वो क्या है, कफ मेदो विमलापन, ओके। तो जितने भी स्थौल्य के पेशेंट आते हैं वहां पर हम जो है उद्वर्तन प्रैक्टिस करते हैं, बट हाँ मेक श्योर कि वो पेशेंट जो पित्त प्रकृति वाला नहीं होना चाहिए, नहीं तो उसको रैशेस हो जाएंगे उद्वर्तन में, है ना, क्योंकि उद्वर्तन क्या है, प्रतिलोम गति में करते हो आप, दैट्स वाई। आगे देखो ये कुछ यहाँ पर पॉइंट्स हैं चक्षुष्य से रिलेटेड कि कौन सी चीजें हैं दिनचर्या में जो प्रैक्टिस करनी चाहिए जिससे कि दृष्टि प्रसाद होगी, है ना। तो हमें कुछ टर्म्स पकड़नी है, जैसे कि सबसे पहले हम बात करेंगे आचार्य सुश्रुत की, है ना। तो आचार्य सुश्रुत ने क्या बोला है कि जो पाद प्रक्षालन है, जैसे आप बाहर से अगर आए हैं, ड्यूटी वगैरह करके आए हैं, क्लिनिकल ड्यूटी, तो सबसे पहले आके आपको अपने पाद प्रक्षालित करने चाहिए। उससे क्या होगा चक्षु प्रसादन, ठीक है। नेक्स्ट देखो आचार्य सुश्रुत ने ही 3 चीजें बताई हैं जिससे चक्षुष्य नेत्र की ज्योति बढ़ेगी, ठीक है। तो चक्षुष्य के लिए 3 चीजें आई हैं। सबसे पहले क्या है, छाता धारण। दूसरे क्या बताया है कि शीतल जल से शिरः स्नान करना, और तीसरा क्या हो जाएगा, पाद अभ्यंग। तो देखो प्रसादन जब हम करना चाह रहे हैं तो सिर्फ जो है हमने क्या करा, सिर्फ पैरों को धो लिया, है ना, पाद प्रक्षालन कर लिया, उससे हो जाएंगे हमारे चक्षु प्रसादन। अब यहाँ पर हम जो है नेत्र की इंद्रिय के बारे में बात नहीं कर रहे हैं कि उसकी ज्योति बढ़ जाएगी, है ना, विजन अच्छा हो जाएगा, उसके बारे में बात नहीं कर रहे, सिर्फ प्रसादन के बारे में बात कर रहे हैं कि प्रसीदति, है ना। नेक्स्ट देखो चक्षुष्य, अगर आप उसको पावर बढ़ाना है ना, इंद्रिय शक्ति बढ़ानी है, तो ऐसे में छात्र धारण, शिरः स्नान और पादभ्यंग, ये 3 चीजें बताई हैं, ओके। आगे चलते हैं आचार्य चरक की तरफ। तो आचार्य चरक ने चक्षुष्य के लिए क्या बोला है, पादत्र धारण, फुटवेयर्स पहनना, पादत्र धारण, ठीक है, फुटवेयर्स पहनने के लिए बताया है। और क्या बताया है, पराक्रम सुखम, ये भी इसके लिए लक्षण आया, बट इंपॉर्टेंट क्या है, चक्षुष्य आया है पादत्र धारण के लिए, उतना याद होना चाहिए, ठीक है। अभी कंफ्यूज नहीं होना कि इतना सारा बता दिया है कैसे याद होगा, नहीं, क्वेश्चंस इतने जो है डिफिकल्ट नहीं पूछे जाएंगे कि चक्षु प्रसादन बता दो, बस आपको ये पता होना चाहिए कि ये वाली चीजें हैं जो आइस से रिलेटेड आई हैं, कौन सी, पाद प्रक्षालन, छात्र धारण, शिरः स्नान, पादभ्यंग, ठीक है। बस इतना पता होना चाहिए कि ये वाली एक्टिविटीज वो हैं जो हमारी आइस पर इफेक्ट कर रही हैं, राइट। आगे देखो औषधि नाम पति, है ना। तो औषधि नाम पति जो है वो किसको संज्ञा दी गई है, सोम को, सोम वृक्ष को। आपने देखा होगा वेदों में जो है सोम वृक्ष के बारे में डिस्कशन आया है, ठीक है। ऑल्दो आज के टाइम में कलयुग में बात करें तो इसको आइडेंटिफाई नहीं किया गया कि सोम कौन सा वृक्ष था। औषध अधिपति किसको बोला है, तो वो चंद्रमा को बोला है, ठीक है। तो अधिपति कौन रहे, चंद्रमा, और औषधियों में पति कौन बताया है, सोम वृक्ष बताया है। नेक्स्ट देखते हैं कुष्ठ का पूर्व रूप। तो ये तो आप बहुत सारे पेशेंट्स में देखते ही होंगे, क्या, स्पर्श अज्ञातवम अति स्वेदो नवा। पहला क्या, स्पर्श का ज्ञान नहीं होगा, दूसरा अति स्वेदो, बहुत प्रोफ्यूज स्वेटिंग होगी कुष्ठ वाले पेशेंट को, नवा। और कुछ पेशेंट्स ऐसे होंगे जो बोलेंगे कि ड्राइनेस इतनी ज्यादा होती है, बिल्कुल स्वेटिंग ही नहीं होती है ना, एग्जैक्ट इसी लैंग्वेज में पेशेंट बात करेगा। तो अति स्वेदो नवा, दोनों ही कंडीशन जो है कुष्ठ का पूर्व रूप है, और यही चीज आप किसमें देखोगे बच्चों, वातरक्त में भी देखोगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसीलिए वातरक्त को और कुष्ठ को कई बार हम डीडी भी करके देखते हैं, है ना। इसमें भी देखो क्या है, वातरक्त के पूर्व रूप में स्वेदोत्यर्थम नवा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, कार्शन्यम, ब्लैकिश डिस्कलरेशन अलग से मिलेगा आपको, ठीक है ना, किसमें, वातरक्त में, ओके। तो दोनों के ही मोर और लेस जो है सिमिलर पूर्व रूप है। आगे देखो स्पर्शग्न नाम कुष्ठ के लिए बताया गया, जबकि अतिसार के लिए क्या बोला गया है, उदरामय। नेक्स्ट देखो सप्त धात्वः, ये विसर्ग के लिए बोला गया है,
सप्त को द्रव्य संग्रह जो है कुष्ठ के लिए बोला गया। ठीक है, तो ये कुछ छोटी मोटी टर्म्स हैं जो आपको पता होने चाहिए। कई बार रख के पूछ लेता है कि सप्त को द्रव्य संग्रह जो है कौन से डिसीज के लिए आया, तो आंसर क्या हो जाएगा, कुष्ठ के लिए आया है। ओके, सो दिस वाज ऑल अबाउट पेज 39। अगर वीडियो हेल्पफुल लगती है आप शेयर कर सकते हो अपने फ्रेंड्स के साथ में, बैचमेट्स के साथ में, एंड यू कैन ऑल्सो अप्रिशिएट बाय हिटिंग द लाइक बटन एंड शेयर अमंग योर फ्रेंड्स। और अभी जैसे मैंने बताया था प्रीवियस वीडियो में भी, हमने टेलीग्राम पर मॉक टेस्ट सीरीज स्टार्ट कर रखी है, मॉर्निंग में 10 AM और नाइट में जो है 9 PM। ठीक है, तो इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। डेली 70 to 100 स्टूडेंट्स जो है पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो आप अपने बैचमेट्स के साथ भी शेयर कर सकते हैं। इससे क्या होगा, कॉम्पिटिटिव जो आपका एक थिंकिंग है वो इम्प्रूव होगी, है ना। एग्जाम में बैठने के टाइम पे आपको कौन कौन सी चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए वो भी आपको पता लगेगा। और मैं हर बार कहती हूँ कि सिर्फ पढ़ने से नहीं होता है। अभी आपने ये पेज सुन लिया, अच्छा है, ठीक है, याद हो गया, वेरी गुड, बट द थिंग इज कि प्रैक्टिस करना भी जरूरी है, इसलिए डेली बेसिस पे मॉक टेस्ट जरूर प्रैक्टिस करो। ठीक है, एंड आई प्रोवाइड द लिंक ऑफ टेलीग्राम चैनल इन द डिस्क्रिप्शन, यू कैन चेक इट आउट। सो दैट्स इट फॉर टुडे। आई एम होपिंग कि इस वाले लेक्चर में मुझे एटलीस्ट 50 to 60 लाइक्स मिल जाएंगे, सो दैट मैं नेक्स्ट वीडियो आपके लिए ला सकूँ। एंड या दैट्स इट, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, कीप वर्किंग हार्ड, एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम।